गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द फंक्शंस ऑफ मनी। हमने प्रीवियस पार्ट में मनी का मीनिंग देख लिया था कि पैसे क्या होते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में मनी का मतलब क्या है वो चीज़ हमने कवर कर ली थी एंड हमने जो है फंक्शंस भी कवर कर लिए थे इन द प्रीवियस पार्ट। बट हमने सारे फंक्शंस कवर नहीं करे थे, हमने केवल प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस जो है मनी के वो कवर करे थे। एंड आज हम कवर करेंगे द कंटिंजेंट फंक्शंस ऑफ मनी, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू दैट। सो एज आई टोल्ड यू कि आज हम कंटिंजेंट फंक्शंस ऑफ मनी देखने वाले हैं। तो कंटिंजेंट फंक्शंस होते क्या है पहले तो वो हम समझ लेते हैं। तो कंटिंजेंट फंक्शंस मतलब कुछ एडिशनल फंक्शंस जो कि मनी परफॉर्म करता है अंडर सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। कहने का मतलब प्राइमरी तो अपन ने बोला कि जो बहुत ही एसेंशियल फंक्शंस होते हैं दैट आर प्राइमरी फंक्शंस, ठीक है। एंड प्राइमरी से जस्ट नीचे आते हैं दैट इज सेकेंडरी फंक्शंस जो कि अराइज कहाँ से होते हैं, प्राइमरी फंक्शन से अराइज होते हैं, ठीक है। एंड कंटिंजेंट फंक्शंस हो गए कुछ एडिशनल फंक्शंस जो कि मनी परफॉर्म करता है, तो वो चीज़ हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट कंटिंजेंट फंक्शन आता है दैट मनी एज द बेसिस ऑफ क्रेडिट। पहली चीज़ तो यहाँ पे नंबर 6 इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज हमने 5 जो है वो ऑलरेडी प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस में कवर कर लिए थे इन द प्रीवियस पार्ट, ठीक है। एंड यहाँ से ये हमारा 6th नंबर ऑफ फंक्शन है, तो वो है दैट इज मनी एज द बेसिस ऑफ क्रेडिट। दैट मीन्स जो एंटायर क्रेडिट सिस्टम है वो मनी के ऊपर बेस्ड है। बैंक्स क्या करते हैं, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं और लोन्स देते हैं मनी में। कहने का मतलब तो अब हम इसको एकदम इजी वे में समझते हैं। तो हमारा जो क्रेडिट सिस्टम है मतलब मनी देना, मतलब लोन देना या पैसे उधार लेना, तो ये जितना भी हमारा क्रेडिट सिस्टम है ये सब मनी के ऊपर बेस्ड है। मतलब जैसे कि अपन सब ही जानते हैं कि जो बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं और लोन्स देते हैं, बट किस में देते हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं देते लोन में, वो मनी देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब जो क्रेडिट हो रहा है उसमें बेस क्या है, दैट इज मनी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ हुई, हमने ये बोला कि हमारे पास अगर सपोज पैसे हैं, मनी है या कैश पड़ा है, तो हम क्या करेंगे, बैंक्स को जाके डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। एंड या फिर अगर बैंक से हमें कुछ लोन लेना है तो हम वहाँ पे वो जो लोन ले रहे हैं वो भी किस में ले रहे हैं, कैश में, मनी के टर्म्स में ले रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर बोली गई है कि हम मनी को कैसे यूज़ करते हैं एज द बेसिस ऑफ क्रेडिट, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो यहाँ पर जब हम मनी को एज अ बेसिस ऑफ क्रेडिट यूज करते हैं तो इससे इन्वेस्टमेंट एनकरेज होता है। लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं बिकॉज उनको वहाँ पे इंटरेस्ट रेट या कुछ रिटर्न मिल रहा होता है, ठीक है। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर बोली। एंड सेकेंड चीज़ ये इकोनॉमिक ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। तो ये तो हुआ हमारा एक कंटिंजेंट फंक्शन दैट इज मनी एज द बेसिस ऑफ क्रेडिट। सेकेंड हमारा कंटिंजेंट फंक्शन आता है दैट इज मनी एज अ मेजर ऑफ नेशनल इनकम, कि हम मनी को यूज करते हैं नेशनल इनकम को मेजर करने में। तो जितनी भी नेशनल इनकम है, जीडीपी है, पर कैपिटा इनकम है, ये सब मनी की टर्म्स में कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। हम जब भी कैलकुलेट करते हैं तो मनी की टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब ये नेशनल इनकम, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, तो ये सब क्या होता है, यहाँ पर इसको मैं बहुत ही ब्रीफ में आपको एक बार बता देती हूँ। जैसे कि पर कैपिटा इनकम मतलब इंडिविजुअल की इनकम, कि मेरी इनकम कितनी है, ठीक है। तो एक एवरेज निकाला जाता है कि यहाँ पर इंडिया में एवरेज पर कैपिटा इनकम कितनी है। दैट मीन्स हर एक इंडिविजुअल की एवरेज कितनी इनकम है वो कैलकुलेट की जाती है। जीडीपी इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो जितनी भी वैल्यू है सारे गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि फाइनेंशियल ईयर्स में प्रोड्यूस किए जाते हैं विद इन अ बाउंड्री, दैट मीन्स हमारे इंडिया के अंदर अब फाइनेंशियल ईयर होता है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, दिस इज द फाइनेंशियल ईयर। तो ये जो हमने बोला कि वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जिसे कैलकुलेट किया जाता है फाइनेंशियल ईयर में इंडिया के अंदर, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल में बता रही हूँ इन इंडिया, ठीक है, बट वैसे विद इन अ डेफिनाइट टेरिटरी, ठीक है। तो वो चीज़ हम यहाँ पे बोलते हैं, उससे हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके। ऐसे ही नेशनल इनकम की पूरे नेशन की इनकम उसको कैलकुलेट करने के अलग अलग जो है मेथड्स होते हैं, तो वो एक बहुत ही डिटेल टॉपिक है, ओके। बट यहाँ पर हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं, तो वो चीज़ हम अगर समझें तो मनी को यूज़ किया जाता है इन सब चीज़ों को मेजर करने के लिए, फॉर नेशनल इनकम, फॉर जीडीपी, फॉर पर कैपिटा इनकम, तो इन सबको कैलकुलेट किया जाता है मनी टर्म्स में, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये इकोनॉमिक प्लानिंग में हेल्प करता है
और हम कंपैरिजन कर सकते हैं कंट्रीज के बीच में, जैसे कि इंडिया की जीडीपी कितनी वेरेस बी कंट्री की जीडीपी कितनी है, तो वो चीज हम यहाँ पर कंपैरिजन भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड इससे हम कहीं ना कहीं रैंकिंग दे सकते हैं, जैसे कि हम देते भी है कि किसकी इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा है, किसकी कम है कंट्री वाइज, ठीक है। तो वो सब चीजें हम कैसे रैंकिंग दे पाते हैं, बिकॉज हम जीडीपी वगैरह ये सब कैलकुलेट कर पा रहे हैं, बिकॉज हम जीडीपी वगैरह ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये सब हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं एंड उसके बाद हम कंपैरिजन कर पा रहे हैं, तो इस वजह से। फिर उसके अलावा हमारा नेक्स्ट कंटिंजेंट फंक्शन आता है, दैट इज मनी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि मनी को यूज किया जाता है इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। मतलब जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, कौन कौन से हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं ये सब क्या करते हैं, अपनी इनकम रिसीव करते हैं, तो किसी प्रोडक्ट या किसी गुड्स या किसी कमोडिटी की टर्म्स में नहीं करते हैं, ये सब अपनी जो इनकम रिसीव करते हैं वो मनी टर्म्स में करते हैं। जैसे कि लैंड पे इनकम हो रही है तो दैट इज रेंट, तो लैंड पे अगर सपोज इनकम उनको रिसीव हो रही है, लैंडलॉर्ड को जो है लैंड पे इनकम रिसीव हो रही है, तो वो रेंट की टर्म्स में हो रही है, ठीक है। और रेंट किस टर्म्स में लिया जा रहा है, मनी की टर्म्स में लिया जा रहा है। वैसे ही लेबर को हम वेजेस पे करते हैं तो मनी की टर्म्स में वेजेस पे करी जा रही है। कैपिटल पे इंटरेस्ट आता है तो मनी की टर्म्स पे आता है, एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट होता है तो वो मनी टर्म्स पे होता है। तो ये सब चीजें हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि मनी जो है वो यूज होता है इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो वो चीज यहाँ पर बोली गई है। अब नेक्स्ट हमारा कंटिंजेंट फंक्शन आता है, दैट मनी एज द मोस्ट लिक्विड एसेट, मनी जो है सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट। अब सबसे पहली चीज एसेट मतलब क्या होता है, तो बेसिक टर्म्स में समझते हैं, हम ज्यादा टेक्निकल टर्म्स में नहीं समझ के एकदम बेसिक टर्म्स में समझते हैं। तो एसेट इज जिस भी चीज की वैल्यू है दैट इज एसेट, ठीक है। अब लिक्विड एसेट मतलब क्या होता है, तो सपोज करो एक इमरजेंसी सिचुएशन आई मेरे पास, ठीक है। अब ऐसे में मेरे को फटाफट से पैसे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कैश जो होगा वो सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट होगा। कहने का मतलब क्या, सपोज करो यहाँ पर मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक मेरे पास है लैंड, एक मेरे पास है कैश, ठीक है। तो सपोज इमरजेंसी सिचुएशन में मेरे को पैसे की जरूरत है, तो ऐसे में मैं लैंड को बेचने गई सो दैट मेरे को पैसे मिल जाए, ठीक है। तो इतनी फटाफट लैंड बिक जाएगी क्या, नहीं, इतनी फटाफट लैंड नहीं बिकेगी, बहुत टाइम लगेगा, उसके बाद जो है आपको पैसे रिसीव होंगे, ठीक है। तो जो लैंड है वो एक लिक्विड एसेट नहीं है, मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में मैं फटाफट उसका यूज नहीं कर सकती। वेरेस अगर मेरे पास कैश पड़ा है, तो मैं फटाफट से उसका यूज कर सकती हूँ। तो वो चीज हमने यहाँ पर बोली कि जो मनी है वो सबसे ज्यादा लिक्विड है, मतलब उसे इमरजेंसी टाइम पे फटाफट से यूज किया जा सकता है। तो मनी इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ वेल्थ, और इसको इमीडिएटली परचेजेस के लिए यूज किया जा सकता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है और इमरजेंसीज में हेल्प करता है। तो ये है इसकी इंपॉर्टेंस, मनी एज द मोस्ट लिक्विड एसेट। आई होप आपको लिक्विड एसेट का मतलब समझ में आया हो, बिकॉज लिक्विड एसेट एक बहुत ही बेसिक टर्म है। वैसे इसका मतलब सबको आता होगा, जिनके पास भी इकोनॉमिक्स थी उनको तो एटलीस्ट आता ही होगा, या जो भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए आ रहे हैं उनको तो आता ही होगा। बट बहुत बार ऐसे होते हैं बच्चे जिनके पास इकोनॉमिक्स नहीं थी, वो नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में ये जो छोटे मोटे टर्म्स है ये ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं एज कम्पेयर टू बड़े बड़े कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे इस वजह से मैं ये छोटे छोटे जो टर्म्स है जो कि बहुत बेसिक होते हैं वो भी मैं कोशिश करती हूँ उनको एक्सप्लेन करने की, सो दैट चाहे वो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बच्चा हो या नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हो, दोनों को इक्वली समझ में आए। सो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया हमारे फंक्शंस ऑफ मनी, ठीक है, जहाँ पे हमने प्राइमरी में भी कुछ फंक्शंस देखे, सेकेंडरी में भी कुछ फंक्शंस देखे, एंड कंटिंजेंट फंक्शंस में भी कुछ फंक्शंस देखे। मतलब ये 3 जो मेजर हेडिंग्स थी फंक्शंस ऑफ मनी की, इनकी हमने कुछ सब हेडिंग्स देखी, ठीक है। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर बात करी। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ मनी या फिर टाइप्स ऑफ मनी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मनी को क्लासिफाई कर रखा है सबसे पहले मटेरियल के बेसिस पे। अब मटेरियल के बेसिस पे किस किस टाइप के मनी है या कैसे क्लासिफाई कर रखा है वो चीज़ देखते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल सबसे फर्स्ट आता है दैट इज मेटेलिक मनी, ठीक है। जितने भी कॉइन्स होते हैं ना, गोल्ड के कॉइन्स, सिल्वर के कॉइन्स, कॉपर के कॉइन्स, जैसे पहले के टाइम पे कॉपर के कॉइन्स चला करते, तो ये जितने भी कॉइन्स हुआ करते हैं ये सब किस में आते हैं, ये सब मेटेलिक मनी में आते हैं। और इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। अब क्या होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, वो चीज़ अभी हम समझते हैं। एक बार के लिए उसको साइड में रखो, पहले एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं।
उसके बाद हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेटेलिक मनी के एडवांटेजेस क्या है कि ये ड्यूरेबल होते हैं, लंबे टाइम तक चल पाते हैं और बहुत ही वैल्यूएबल भी होते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है, बहुत ही हैवी होते हैं, कॉस्टली भी होते हैं। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर बात करी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मेटेलिक मनी। अब हम देखते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, तो वो चीज़ अब हम देखते हैं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब होता है किसी भी एसेट की परसीव्ड और कैलकुलेटेड वैल्यू, तो दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू। परसीव्ड वैल्यू मतलब इतना कंसिडर किया जाता है, इतना वैल्यूएबल कंसिडर किया जाता है, ठीक है, माना जाता है, तो दैट इज परसीव्ड, ठीक है। या इतना कैलकुलेट, एक एस्टिमेशन लगाया जाता है कि अच्छा इसके अकॉर्डिंग इतनी जो है इसकी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, तो वो होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। आई होप आपको इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब समझ में आया हो। तो नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मनी आता है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, दैट इज पेपर मनी। फर्स्ट हमने मेटेलिक मनी देखा, सेकेंड हमारा आता है पेपर मनी जिसे सेंट्रल बैंक इशू करता है, एंड सेकेंड यहाँ पे लिखा हुआ है लीगल बैकिंग, दैट मीन्स इसको लीगली एक्सेप्ट करा गया। अब इसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या है पेपर मनी के, तो एडवांटेज तो है चीप होता है और कन्वीनियंट होता है, और इसका डिसएडवांटेजेस है रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन। अब रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन क्यों है, तो यहाँ पर जो पेपर मनी होता है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है वो कम होती है। तो यहाँ पर जो पेपर मनी होता है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है वो कम होती है, या फिर हम बोल सकते हैं उसकी जो रियल वैल्यू होती है वो बहुत ही कम होती है। तो ऐसे में गवर्नमेंट सिचुएशन को देखते हुए बहुत बार हो सकता है ज़्यादा प्रिंट भी कर सकती है पेपर मनी, जिससे सप्लाई बढ़ जाएगी। ऐसे में जब मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी, अब सबके पास हाथ में पैसे आ गए, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, जो डिमांड है वो भी गुड्स की कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। तो उन गुड्स की डिमांड को कम करने के लिए जो प्राइसेस है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है, वो भी इन्फ्लेट हो जाएगी। क्यों होगी, सो दैट डिमांड जो है ऑटोमेटिकली गुड्स की कम हो जाए, ठीक है, समझ में आया ना। सपोज करो अगर यहाँ पर आरबीआई ने ज्यादा प्रिंट कर दिया, सप्लाई बढ़ा दी मनी की, तो अब सबके हाथ में पैसा है, मतलब लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा है। लोगों के हाथ में अगर ज्यादा पैसा है तो वो क्या करेंगे, गुड्स की डिमांड बढ़ाएंगे कि हमको और भी चीजें चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ठीक है। तो जब गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है तो ऐसे में क्या होता है, सप्लाई या प्रोडक्शन गुड्स का उतना नहीं है जितनी डिमांड है, तो इस वजह से जो प्राइसेस है गुड्स की उसको बढ़ा दिया जाता है, सो दैट जो डिमांड है गुड्स की जो बढ़ गई थी उसको वापस से कम किया जा सके। आपने प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल्स देखे हैं, जैसे बहुत बार होता है टमाटर, प्याज, इनकी प्राइसेस बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि सप्लाई या प्रोडक्शन उतना नहीं है एंड लोगों की इस चीज़ की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है एज कम्पेयर टू द सप्लाई। तो ऐसे में वो प्राइसेस बढ़ा देते हैं सो दैट वो डिमांड ऑटोमेटिकली जो है कहीं ना कहीं कम हो जाए। जब प्राइसेस बढ़ जाएगी तो हर कोई मे बी नहीं खरीदे वो टमाटर प्याज, जिनको इमरजेंसी है या जिनको एक्चुअल में जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग ही खरीदे, बट हर कोई नहीं खरीद रहा तो डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, उन टमाटर प्याज की गिर जाएगी। तो ये चीज़ आपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख रखी, बस इसी को घुमा फिरा के थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में इकोनॉमिक्स में वो चीज़ बता दी जाती है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक है। तो आप कुछ भी चीज़ अगर इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो तो आपको सारे उसके एग्जाम्पल्स कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को मिल जाएंगे, ओके। अब सेकंड हमारा क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे फंक्शन के बेसिस पे भी जो है कहीं ना कहीं मनी को क्लासिफाई करा गया है, बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे फंक्शन के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करा गया, क्रेडिट मनी, प्लास्टिक मनी एंड डिजिटल मनी, ठीक है। तो अब क्या होता है क्रेडिट मनी, प्लास्टिक मनी, डिजिटल मनी, वो चीज अब हम देखते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट मनी जिसको बैंक्स क्रिएट करते हैं, जितने भी डिमांड डिपॉजिट्स ये सब जो चीजें होती है दैट आर क्रेडिट मनी, ठीक है। तो क्रिएटेड बाय बैंक्स, एग्जाम्पल डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। प्लास्टिक मनी होता है जितने भी डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, ये जितने भी कार्ड्स होते हैं दैट आर प्लास्टिक मनी। तो डिजिटल मनी इज ऑनलाइन मनी, जो भी हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं जिसके लिए हम यूपीआई, ई वॉलेट्स इनका यूज करते हैं, तो दैट इज डिजिटल मनी, ठीक है। तो आज हम क्लासिफिकेशंस यहीं तक कवर करेंगे, जिसमें हमने मटेरियल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखा मनी का, ठीक है। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम इसी क्लासिफिकेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। सो स्टे ट्यून फॉर दैट पार्ट। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगता है, थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगता है, देन यू ऑलरेडी नो व्हाट यू हैव टू डू। You just have to share this video with all your friends, but only if you find it helpful. अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो ही आपको ये वीडियोस जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, अदरवाइज इट्स कम्प्लीटली फाइन।
बट अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट्स होते हैं या क्वेरीज होते हैं रिगार्डिंग एनी पॉइंट और एनी टॉपिक, देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स एज सून एज पॉसिबल. And the most important thing, do let me know all your valuable feedbacks in the comment section. So yeah, bye bye, take care.